नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम पिछले ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्लास 12th हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? तो इसका सही आंसर है विष्णु। तो जो भगवान जगन्नाथ है वो किसके रूप है? विष्णु के रूप है। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अवंती वर्मन ने। उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो इसका सही आंसर है देवी की पूजा की जाती थी। मुख्यतः देवी की पूजा की जाती थी इसमें। तांत्रिक पूजा पद्धति में देवी की मुख्यतः पूजा की जाती थी। देवी आराधना से संबंधित है यह पद्धति, और इसके साथ ही इसमें वैदिक सत्ता की अवहेलना की गई है। तांत्रिक पूजा पद्धति में वैदिक सत्ता की अवहेलना की गई है। इसमें वैदिक सत्ता की अवहेलना की गई है इसमें। साथ ही ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों के संपादन में विश्वास नहीं रखते थे ये लोग। तो ये लोग मंत्रों के उच्चारण या फिर यज्ञों के संपादन में विश्वास नहीं रखते थे। यज्ञों के संपादन में विश्वास नहीं रखते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो इसका सही आंसर है अंडाल। अंडाला जो थी वो स्त्री अलवार संत थी। अलवार किसे कहा जाता था? तो ये अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे। वहीं बाकी के जो कराइकल, अमायर हैं, सुंदरार हैं, अपार हैं, ये तीनों जो हैं वो शिव के उपासक थे। शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो नयनार, ये लोग शिव भक्ति में विश्वास करते थे, शिव के उपासक थे। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो इसका सही आंसर है तवरम। तवरम जो है वो नयनार संतों की रचना है। तवरम में अपार और सुंदरार की कविताओं का संकलन देखने को मिलता है। तवरम में अपार और सुंदरार की कविताओं का संकलन है। इसमें नयनार शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे। नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये जो है वो अलवार संतों का काव्य संकलन है। नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये अलवार संतों का काव्य संकलन है। अलवार संतों का काव्य संकलन है, जिसको लगभग 10वीं शताब्दी में लिखा गया, 10th सेंचुरी में इसे लिखा गया। नलईरा दिव्य प्रबंधन को हम तमिल वेद के नाम से भी जानते हैं। इसको तमिल वेद के नाम से भी
जाना जाता है और इसमें हमें 4000 रचनाएं देखने को मिलती है। 4000 रचनाएं इसमें देखने को हमें मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो जो लोग ताजिकिस्तान से आए थे उनको ताजिक या ताजिका कहा जाता था। वहीं फ़ारस से आए हुए लोगों को पारसिक कहा जाता था। फ़ारस से आए हुए लोगों को पारसिक कहा जाता था और तुर्क से आए हुए लोगों को तुरुष्क कहा जाता था। तुर्क से आए हुए लोगों को तुरुष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है सुल्तान उल मशेक। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेक के नाम से जाना जाता था। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा उनको सुल्तान उल मशेक कहा जाता था। और इनका दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दिल्ली के गियासपुर में। दिल्ली के गियासपुर में इनका दरगाह स्थित है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह कहाँ पे है? इनका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में। इनका दरगाह अजमेर राजस्थान में है। इनका दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में राजस्थान में है। इनके दरगाह पर आने वाले पहले जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में आने वाले पहले सुल्तान कौन थे? आने वाले पहले सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। वहीं जो गियासुद्दीन खिलजी थे वो इसकी मज़ार पर इमारत बनाने वाले पहले सुल्तान थे। गियासुद्दीन खिलजी जो कि मालवा सुल्तान थे। मालवा सुल्तान, इसकी मज़ार पर इमारत बनाने वाले ये पहले सुल्तान थे। इसकी मज़ार पर इमारत बनाने वाले पहले सुल्तान थे ये। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सबसे अधिक बार दौरा किसने किया? तो अकबर थे। अकबर 14 बार यहाँ पर आए थे। तो इनकी दरगाह पर अकबर 14 बार आए। 14 बार आए थे। बख्तियार काकी जो हैं, इनका दरगाह कहाँ पे है? तो ये इनका दरगाह जो है वो दिल्ली में है। इनका दरगाह भी दिल्ली में है, बख्तियार काकी का। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। खालसा पंथ के 5 प्रतीक। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। गुरु गोबिंद सिंह ये पहले गुरु थे सिखों के। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों, जिनको हम 5 ककार के नाम से भी जानते हैं। ये 5 ककार कौन कौन से हैं? केश, कंघा,
कड़ा, कच्छा और कृषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, आइए इनके बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो जो गुरु अंगद थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। वहीं गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इसे जाना गया। आदि ग्रंथ जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इसे जाना गया, इसका संकलन किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया। और जो गुरु तेग बहादुर थे यह सिखों के 9वें गुरु थे और जिनको औरंगज़ेब ने मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो जो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का काव्य रचना संकलित है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का काव्य रचना संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? इसका सही आंसर है 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा की शुरुआत हुई कर्नाटक में, जिसको हम लिंगायत परंपरा के नाम से भी जानते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीरशैव परंपरा, इसको हम लिंगायत परंपरा के नाम से भी जानते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। इसका नेतृत्व बासवन्ना जी ने किया था। बासवन्ना जो कि कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे, बासवन्ना जो थे वो कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। राजा के दरबार में मंत्री थे। ये जो लिंगायत थे ये लोग शिव की उपासना उनके लिंग के रूप में करते थे, तो इसीलिए इन्हें लिंगायत कहा जाता था। ये जो लिंगायत थे ये धर्मशास्त्र और ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। ये लोग धर्मशास्त्र में मेंशन श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने मान्यता दी थी। तो ये लोग धर्मशास्त्र में वर्णित श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। दूसरा,
जाति व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, जाति व्यवस्था का विरोध किया। तीसरा, ये लोग पुनर्जन्म में ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। हरिहर बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य जो है उस पर 4 वंशों ने शासन किया, जिसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले संगम वंश ने इस पर शासन किया। हरिहर बुक्का इसी वंश से संबंधित थे। उसके बाद संगम वंश के बाद आए सुलु वंश, उसके बाद फिर आए तुलु वंश और फिर अराविदु वंश। तो इनको हम SSTA इससे हम याद रख सकते हैं। SSTA संगम, सुलु, तुलु और अराविदु। इनका कालक्रम क्या था? इनका संगम वंश का कालक्रम क्या था? 1336 से लेकर के 1485 AD तक। 1336 से 1485 AD तक। वहीं सुलु वंश का कालक्रम क्या था? 1485 से 1505 AD। तुलु वंश का 1505 से 1570 AD। 1505 से 1570 AD। वहीं अराविदु का टाइम पीरियड क्या था? 1570 AD से लेकर के 1646 AD तक। आइए इसके संस्थापक को भी देख लेते हैं। तो संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर बुक्का या दोनों भाई थे, इन्होंने मिल करके संगम वंश की स्थापना की। वहीं सुलु वंश की स्थापना किसने की? सुलु वंश की स्थापना की थी सालू नरसिम्हा करके व्यक्ति थे। सालू नरसिम्हा। वहीं तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। अराविदु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जो थे वो, उनका संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक सबसे प्रमुख शासकों में से हैं, इनका संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुलुव राजवंश का शासनकाल क्या था? तो इसका डिस्कशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो सुलुव वंश यहाँ पे है 1485 से लेकर के 1505। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 1485 से 1505। इसकी स्थापना किसने की थी? सालू नरसिम्हा ने। सुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? सालू नरसिम्हा ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर
किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही आंसर है अराविदु ने। तो तालीकोटा का युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। तालीकोटा का जो युद्ध है बैटल ऑफ तालीकोटा, यह 1565 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर और किसके बीच में हुआ था? तो इसके खिलाफ में थे बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा के। इन तीनों की संयुक्त सेना जो थी वो इनकी संयुक्त सेना विजयनगर के खिलाफ लड़ रही थी तालीकोटा के युद्ध में, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1565 में हुआ था। 1565 में विजयनगर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। तो बैटल ऑफ तालीकोटा, जो तालीकोट का युद्ध है, वो विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा के संयुक्त सेना के साथ यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजयनगर हार गया और इनकी संयुक्त सेना की जीत होती है। और इसके बाद ही विजयनगर पर अराविदु वंश का शासन स्थापित होता है। इस युद्ध के बाद अराविदु वंश का शासन स्थापित होता है विजयनगर पर। ठीक है। और ये जो अराविदु वंश है, इन्होंने इस साम्राज्य का शासन कहाँ से चलाया, उसका कहाँ से रूल किया? तो इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी अराविदु वंश की पहली राजधानी थी, इनकी 2 राजधानी रही है। पहली राजधानी थी इनकी पेनुकोंडा, पहली राजधानी पेनुकोंडा, और दूसरी राजधानी चंद्रगिरी। यहाँ से ये लोग शासन चलाते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1347 में दक्कन वाले इलाके में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, दक्कन में। इसके संस्थापक कौन थे? बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमन शाह। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमन शाह, जिनको हम ज़फ़र खान या फिर हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम ज़फ़र खान या हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46, अब्दुल रज़्ज़ाक़ किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज़्ज़ाक़ किस देश का राजदूत था? तो इसका सही आंसर है फ़ारस का। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो है वो फ़ारस का राजदूत था। ये किसके काल में विजयनगर आया? तो यह देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के काल में भारत आया और ये यहाँ के दुर्गों से प्रभावित था, यहाँ के दुर्ग से प्रभावित था, यहाँ के दुर्ग से
यहाँ के दुर्ग या किलेबंदी से यहाँ के दुर्ग या किलेबंदी से काफ़ी प्रभावित था और इसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक में, अपने यात्रा वृत्तांत में। इसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है, उनको राय कहा जाता था, कृष्णदेव राय, देव राय द्वितीय। तो विजयनगर के राजाओं को राय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विजयनगर के संरक्षक देवता थे विरूपाक्ष। इसका सही आंसर सी होगा। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विरूपाक्ष, जो कि शिव का एक रूप है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप है। वहीं विट्ठल जो है वो विष्णु का रूप है। विट्ठल जो है वो विष्णु का रूप है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठल विष्णु देवता को समर्पित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अमुक्त माल्याद किसकी रचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। जिनका संबंध तुलु वंश से था। तुलु वंश से इनका संबंध था। और यह पुस्तक जो इन्होंने लिखी, यह किस भाषा में थी? तो यह तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। इसके साथ साथ कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक एक शहर की स्थापना की। नगलपुरम नामक शहर की स्थापना की और यह शहर उन्होंने अपनी माता जी के नाम पर बसाया था। अपनी माँ के नाम पर। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे इम्पोर्टेंट कार्य करवाए। तो उसी में से एक था, इन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का काम किया। तो उनको श्रेय कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय दक्षिण भारतीय मंदिरों में साउथ के जो मंदिर थे, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। इसके अलावा इन्होंने महानवमी डिब्बा का भी निर्माण करवाया। महानवमी डिब्बा का निर्माण करवाया। और ये जो महानवमी डिब्बा था, इसका निर्माण इन्होंने उदयगिरी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। महानवमी डिब्बा का निर्माण
उदयगिरी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। उदयगिरी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे। कहाँ से आए थे ये? पुर्तगाल से। महानवमी डिब्बा क्या था, इसको समझ लेते हैं। तो महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। यह एक विशाल मंच था, विशालकाय मंच था, जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था, जिसका बेस कितना था लगभग, जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट था, लगभग 11,000 वर्ग फीट। वही ऊंचाई लगभग 40 फीट, लगभग 40 फीट ऊंचाई तक जाता था ये। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? खास तौर से इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, नवरात्रि और महानवमी जैसे त्योहारों पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो महानवमी डिब्बा का प्रयोग किस लिए किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, विशेष पर्व त्यौहार के दिन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। निकोलो डो कॉन्टी जो थे वो इटली के यात्री थे। वहीं निकेतिन जो थे वो रूस के यात्री थे, रूसी यात्री थे। और नूनिज जो थे वो पुर्तगाल से आए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। अकबरनामा 3 खंड या फिर 3 जिल्दों में विभाजित है। इनमें से पहले 2 खंड जो हैं, पहले 2 खंड, उसमें पहले 2 खंड में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है। पहले 2 खंड में ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई है। वहीं जो तीसरा जिल्द है वो आईन अकबरी है। अकबरनामा का तीसरा खंड क्या है? आईन अकबरी। इसका तीसरा खंड जो है वो आईन अकबरी है। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, अबुल फजल। तो आईन अकबरी में कई सारे विषय वस्तुओं पर इसमें जानकारी मिलती है हमें। और इसमें जो मुग़ल कोर्ट के जो शाही नियम कानून थे उसका भी सारांश हमें देखने को मिलता है। इसमें शाही नियम कानूनों का सारांश यानी समरी। इसके अलावा और कौन कौन से विषय वस्तु पर इसमें जानकारी मिलती है? तो आईन अकबरी की विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत है, जिसमें हमें मुग़ल दरबार के बारे में पता चलता है। मुग़ल दरबार, वहाँ के प्रशासन के बारे में, प्रशासन हो गया, वहाँ के सैन्य संगठन के बारे में, और साथ ही साथ वहाँ के जो
राजस्व प्रणाली थी और राजस्व के जो स्रोत थे, राजस्व स्रोत आदि के बारे में हमें पता चलता है आईन अकबरी से। आईन अकबरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जीन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो जीन्स ए कामिल, जिनको सर्वोत्तम फसल कहा गया है एनसीईआरटी की किताब में, सर्वोत्तम फसल। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से हूबहू मिलते जुलते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से ही हैं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किसी भी दूसरे बुक को प्रिफ़र नहीं करें, सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको दुनिया भर का किताब बता देंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी पर फोकस रहिए। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी के ही अंदर से आए हुए हैं। तो जीन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नकदी फसल, कैश क्रॉप्स जो है उनको हम जीन्स ए कामिल के नाम से जानते हैं। इसको जीन्स ए कामिल फसल भी कहते हैं, कैश क्रॉप्स को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई ज़मीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर होगा मिरास और वतन दोनों। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, मिरास और वतन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में आलू टमाटर तंबाकू कहाँ से आया? इसका सही आंसर है यूरोप से। अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने। क्वेश्चन नंबर 57, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? क्वेश्चन है आलमगीरनामा किसने लिखवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, सॉरी इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। किसने लिखवाया? तो औरंगजेब। और किसने लिखा इस किताब को? तो इसका सही आंसर मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इसके लेखक थे और लिखवाया किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह तुर्की भाषा में हुई है, तुजुक ए बाबरी। अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल की नीति किसने लाई थी? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? हम सभी को पता है पानीपत का 3 युद्ध हुआ है कुल, जिसमें से पहला युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, जो किसके बीच? बाबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। आइए एक बार हम तीनों पानीपत के तीनों युद्ध को देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, हेमू जो कि अकबर और हेमू जो कि सूर डायनेस्टी का, सूर वंश से संबंधित था। इसमें हेमू हार गया और अकबर की जीत होती है, और सूर वंश का जो छोटा सा कालक्रम है वो भी समाप्त होता है, और मुग़ल अपने आप को सॉलिडिफाई करता है, सुदृढ़ करता है इस युद्ध के बाद। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। किसके बीच में? मराठा और अफ़गानों के बीच में। मराठा और अफ़गान के बीच में। और अफ़गान की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने मराठों को बुरी तरीके से पराजित किया युद्ध में। और इस युद्ध का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया दक्षिण भारत में भी वहाँ पे हस्तक्षेप करने का। क्वेश्चन नंबर 61 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। कहाँ पे? बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त को हम इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इस व्यवस्था में, इसके तहत, स्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व की जो दर है वो सदा के लिए निर्धारित कर दी गई थी। राजस्व की दर सदा के लिए यानी हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई थी। और ये राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को जिम्मेदार बनाया गया था राजस्व वसूलने के लिए। और ये बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। तो जो जमींदार होते थे वो किसानों और अंग्रेज़ों के बीच बिचौलिए के काम करते थे और किसानों से कर वसूल करके अंग्रेज़ों को देते थे। आइए बाकी के ऑप्शन को हम देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन जो थे, कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस टाइम पे कर्जन जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग जो थे, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। और ये भारत के पहले
गवर्नर जनरल थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, जी मतलब गवर्नर जनरल शॉर्ट में लिख दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पांचवी रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों का अर्जी, कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल थी। पांचवी रिपोर्ट जो है वो 1813 में ब्रिटिश संसद में से पेश किया गया। ये कब पेश किया गया? 1813 में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में कुल 1002 पृष्ठ थे। ठीक है, आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आनंद मठ किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। आइए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इन्होंने एक सुप्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। गो बैक टू वेदास। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। बचपन का नाम मूल शंकर था इनके। स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो सूर्यास्त कानून, इसका सही आंसर है जमींदार। सूर्यास्त कानून क्या था? तो ये जो स्थायी बंदोबस्त, जो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू की गई थी बंगाल में, उसी के तहत एक कानून बनाया गया था। और इस कानून के तहत एक तारीख फिक्स किया जाता था। अगर उस फिक्स तारीख में सूर्य अस्त होने तक अगर लगान नहीं मिलता था, इनको राजस्व नहीं मिलता था, तो उन ज़मींदारों की ज़मींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाती थी। तो सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? ज़मींदारों पर। अगला क्वेश्चन है, दामन-ए-को का सीमांकन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1832 में। दामन-ए-को यह संथाल जनजातियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। दामन-ए-को जो क्या है, किस जनजाति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है? संथालों से जुड़ी भूमि थी, जिसका सीमांकन किया गया 1832 में। तो दामन-ए-को, ये इम्पॉर्टेंट है, दामन-ए-को संथालों से जुड़ी भूमि थी। संथालों से जुड़ी भूमि थी, जिसका सीमांकन 1832 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1861 में। और इसका परिणाम क्या हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहला परिणाम इसका ब्रिटेन के जो कपास मंडी थी उसमें गिरावट आने लगी, क्योंकि पहले ब्रिटेन में जो कपास का 3/4 हिस्सा था वो अमेरिका से आता था। तो इसका परिणाम क्या हुआ गृह युद्ध का? पहला परिणाम तो यह हुआ कि ब्रिटेन के कपास मंडी में गिरावट आई।
ब्रिटेन के कपास मंडी में गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा, दक्कन वाले इलाके में कपास का उत्पादन बढ़ जाता है। दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो इसका सही आंसर है 1878 में। और ये जो दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है। किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो इसका सही आंसर है 11 मई 1857। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो इसका सही आंसर है 1856 में वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा करके कुशासन के आधार पर उन्होंने अवध का अधिग्रहण कर लिया। तो अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इनको गद्दी से हटा करके अवध पर अधिग्रहण कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है कैनिंग। डलहौजी ने वेबगत का सिद्धांत दिया था, हड़प की नीति। साथ ही साथ डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास किया, तार का विकास किया रेलवे का, और कई सारे संरचनात्मक कार्य डलहौजी ने कराए थे। करजन, जो कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था। करजन, जो कि बंगाल विभाजन के समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। वेबगत का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, 1857 के विद्रोह के समय फैज़ाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका सही आंसर है बी, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। वाजिद अली शाह जो है उनको जान ए आलम के नाम से जाना जाता था। वाजिद अली शाह को जान ए आलम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे, जो कि 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। कुंवर सिंह ने बिहार के आरा जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था।
1857 की क्रांति का नेतृत्व। वहीं लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो इसका सही आंसर है जेम्स आउट्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है चर्बी वाले कारतूस। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो सैनिक जो कारतूस का इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म नष्ट हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने इसका विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, और इंडिया गेट पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में और इंडिया गेट दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 77। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1872 में। 1872 में, और 1881 से नियमित रूप से जनगणना होने लगी। तो नियमित जनगणना 1881 से इसकी शुरुआत हो गई। नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों पर 1800 नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर है नक्शा तैयार करने के लिए, ताकि प्रशासन की दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें लाला लाजपत राय जो थे वो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और उसी का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में ये मारे गए थे। सर पर इनको चोट लग गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी सर पे लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। अगला है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द टर्म का इस्तेमाल किया था। स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था 1906 में। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ
कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज टर्म का यूज़ किया गया? इसमें पहली बार स्वराज टर्म को यूज़ किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस दिल्ली दरबार में कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जैसे कि सबसे पहले राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली करने की घोषणा की गई। सेकंड है 1911 में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उन्नीस सौ सत्रह में कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कलकत्ता अधिवेशन, INC का कोलकाता अधिवेशन, जिसमें 1917 में ही एनी बेसेंट जो थी वो अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। उस अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने, और ये पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ये होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 18 के बीच में चला। और एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था। दोनों अलग अलग जगह पर चला रहे थे। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत की थी। वहीं तिलक का जो होम रूल लीग मूवमेंट था उसकी शुरुआत उन्होंने अप्रैल 1916 में की थी। अप्रैल 1916 में की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1918 में। ये प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। जो मज़दूर थे वो चाहते थे कि ये बोनस को कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन मिल मालिक उसको ख़त्म कर दिए थे। इस वजह से इन दोनों के बीच में आपस में नोकझोंक हुआ, और ये इसी को हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? और इसका सही आंसर है अगस्त 1920 में। इसकी शुरुआत 1 अगस्त को हो गई थी। 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इसमें से कोई भी सदस्य जो थे वो नहीं थे साइमन कमीशन के। इसका आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 86। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इस सेशन का अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1937 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 5 मार्च, इसका डेट है 5 मार्च 1931। और 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडेलन्यू। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रानी गैडेलन्यू कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। इसका सही आंसर है नागालैंड। ये मात्र 13 वर्ष की थी जब इन्हें जेल हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। और इसकी घोषणा किसने की? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी घोषणा की। और इसमें इस घोषणा के तहत क्या था? इसके तहत विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक की बात कही गई थी। इसमें विभिन्न समुदायों जिसमें मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, दलित आदि शामिल थे। विभिन्न समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र से अगर किसी खास समुदाय के लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी खास समुदाय के लोग उनको सिर्फ वोट कर सकते हैं, इसको हम पृथक निर्वाचन कहते हैं। तो इस घोषणा जब रैमजे मैकडॉनल्ड ने जब ये घोषणा किया तो इसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है और इसी का रिजल्ट था पूना पैक्ट। कंट्रोवर्सी के बाद पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 90 है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पे स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर।
सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों इसके सदस्य थे। तो वेवल जो थे वो इसका सदस्य नहीं था। आपका सही आंसर हो जाएगा वेवल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो क्लीमेंट एटली जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो इसका आंसर है 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 94। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है बाल्कन योजना, जिसको हम माउंट बेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, या फिर 3 जून योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम माउंट बेटन योजना के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसको हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 96 है संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो संविधान का निर्माण पूरा हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल 26 जनवरी को। और संविधान बनने में 2 साल 18 महीने और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? इसका सही आंसर है आर.वी. धुलेकर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तिलक ने केसरी और मराठा नामक लेख लिखा था, जर्नल लिखा था। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आज का 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव आपका। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो
आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।